सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 2 वर्ण विचार के अंतर्गत अयोगवाह पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पुनरावृत्ति। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी सोचेंगे। यदि आपका उत्तर गलत है तो मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से अपने उत्तर का मिलान करेंगे। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? आप सभी उत्तर को सोचेंगे और आप सभी ने उत्तर सोच लिया होगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं, या वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है और हमें अन्य किसी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। विद्यार्थियों, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आइए उनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों, जैसे आ, ई, उ और ए, इसके पश्चात आए, ओ और औ। ये कौन से स्वर हैं? तो विद्यार्थियों, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अ, ई, उ, री किस प्रकार के स्वर हैं? अभी आपने पढ़ा था कि अ, ई, उ, री किस प्रकार के स्वर हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। कैसे स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। अगला प्रश्न है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये सभी दीर्घ स्वर हैं। अच्छा विद्यार्थियों, ह्रस्व लिखते कैसे हैं? तो ऐसे हा बनाते हैं, हा में नीचे ऐसे राम और आधा सा और वाह, इस तरह से ह्रस्व लिखते हैं। दीर्घ कैसे लिखते हैं? तो दीर्घ को भी देखेंगे, इस तरह से दीर्घ लिखते हैं। दीर्घ यानी बड़े स्वर। अच्छा, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है
उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, क्या है, ओम। तो इस तरह से ये किस स्वर का उदाहरण है ओम, तो प्लुत स्वर का उदाहरण है। विद्यार्थियों अब जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है अयोगवाह, यानी अयोगवाह किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अंग और आहा की ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। किसे कहते हैं? अंग और आहा की ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। जैसे अनुस्वार, जो अंग की मात्रा है विद्यार्थियों, उसे अनुस्वार भी बोलते हैं। यानी ये शिरोरेखा है और इस शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा लगा दी गई तो ये क्या है? अनुस्वार है। तो अनुस्वार कौन सी मात्रा को कहते हैं? अंग की मात्रा। आगे है विद्यार्थियों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंग, आइए इसको पढ़ते हैं। अंग आहा अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले है। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। अब अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक शिरोरेखा खींची गई है इस तरह से, और इसके ऊपर एक ऐसे बिंदु बना दिया गया है छोटा सा। तो ये क्या है? अनुस्वार। तो इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। जैसे हंस, गंगा, पंख, रंग, पंचम। तो अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं और आहा की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। आप सभी समझ गए होंगे। विद्यार्थियों इसका प्रयोग पंचमाक्षर के रूप में के स्थान पर भी किया जाता है। जैसे पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंगा, इया, ड़ और ना और माँ। आप यहाँ देख रहे हैं। तो अंगा, इया, ड़ा, ना और माँ, ये क्या हैं? पंचम वर्ण है। अच्छा, पंचम वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम क, ख, ग, घ अंगा लिखते हैं तो ये अंतिम में पांचवा वर्ण होता है। इसी तरह च, छ, ज, झ इया लिखते हैं तो इया भी पंचम वर्ण है। इसलिए विद्यार्थियों यह का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के पांचवें वर्ण हैं, इसीलिए इन्हें पंचम वर्ण कहा जाता। अच्छा, का वर्ग क्या है? तो का वर्ग का तात्पर्य है का की पंक्ति में जितने भी वर्ण आते हैं वो का वर्ग के अंतर्गत हैं। जैसे का के बाद ख, गा, घा, अंगा, ये सब क्या हैं? का वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। इसी तरह चा वर्ग आपसे वो कहा जा रहा है, तो चा वर्ग का तात्पर्य चा, छ, ज, झ, इया, ये चा वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अब विद्यार्थियों तो इन्हें पंचम वर्ण कहते हैं। जैसे कंघा, यहाँ पर लिखा हुआ है कंघा, तो का में कौन सी मात्रा लगी हुई है? अंग की मात्रा लगी हुई है। उसके पहले आप देख रहे हैं कि अंगा बना हुआ, तो दोनों तरह से इसे लिखा जा सकता है, लेकिन अब जो है अंगा नहीं लिखते। चंपक, यानी चंपक किस तरह से लिखा गया है? माँ भी बना करके लिख सकते हैं और अंग की मात्रा भी लगा करके लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों पंचम वर्ण के बारे में केवल इतना ही पढ़ेंगे और आगे जो है अगली कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमने जब पढ़ा रहे थे तो शायद बताया भी था आपकी कक्षा में। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक, विद्यार्थियों इसे अनुनासिक कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो नीचे
बिंदु बना हुआ है इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक। तो अभी आपने पढ़ा था कि अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नासिका से निकलती है। अनुस्वार कौन सी मात्रा को कहते हैं, अंग की मात्रा को। इसके उच्चारण में हवा कहाँ से निकलती है, नासिका यानी नाक से निकलती है। अगला है विद्यार्थियों अनुनासिक। तो अनुनासिक, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अनुनासिक, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है, जैसे हंसी। तो यहाँ दिए गए हैं वर्ण हंसी, चांदनी, चांदनी, मांग, भांति। तो इस तरह से वर्ण दिए गए हैं। अब जैसे आइए और देखते हैं उदाहरण के तौर पर। मान लीजिए यहाँ दिया गया है, ये क्या लिखा है, चाँद। ये क्या लिखा है, चाँद। और ये क्या लिखा है, चांद। क्या लिखा है, चांद। तो ये चांद है और ये चाँद है। आगे और उदाहरण देखते हैं। जैसे ये क्या है, गाँव। क्या है ये, गाँव। और ये क्या है, गाँव। क्या है, गाँव। तो ये गाँव है और ये गाँव है। ये क्या है, गाँव, गाँव, गाँव। तो इस तरह से अलग अलग शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ निकलती है। इन अनुस्वार और अनुनासिक, इन दोनों का चिन्ह या जो है शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आहा की मात्रा। तो विद्यार्थियों इस ध्वनि का चिन्ह दो बिंदु के रूप में है। आप यहाँ देख रहे हैं, आगे दो बिंदु लगा दिए जाते हैं। इसका उच्चारण हा की भांति किया जाता है, जैसे अतः। क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर विद्यार्थियों, अतः यानी अब इस तरह क्या लिखा हुआ है, ये अत लिखा हुआ है, अत। अब इसमें आ की मात्रा लगा दिए तो क्या हो गया, अतः। यानी जब दो विसर्ग लगा दिए तो ये अतः हो गया। यानी इसका उच्चारण में हा की भांति किया जाता है, यानी इस का उच्चारण हा की भांति अतः। आगे है प्रातः, स्वतः, अंततः, नमः। इस तरह से इसके ये उदाहरण हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विसर्ग का प्रयोग प्रायः संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। किसमें, संस्कृत के शब्दों में। अब आप सोच रहे होंगे कि अतः का प्रयोग तो हिंदी में भी किया जाता है। तो विद्यार्थियों संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, और तो हिंदी में अधिकांश वर्ण जो हैं संस्कृत से ही लिए गए हैं, इसलिए अतः एक संस्कृत शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य है, निम्न के 4 उदाहरण लिखें। अब क्या हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, इनके जो है 4 उदाहरण लिखने हैं। जैसे गंगा, पंख, इस तरह से अनुस्वार में कौन सी मात्रा होती है, अंग की मात्रा होती है। इसके उच्चारण में हवा किससे निकलती है, तो वायु जो है नाक से बाहर निकलती है। और इसके पश्चात है अनुनासिक। अनुनासिक के उच्चारण यानी चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, तथा विसर्ग के उच्चारण में, विसर्ग में दो बिंदु किसी भी शब्द के आगे लगाते हैं जिसका उच्चारण हा होता है, जैसे अतः। इस तरह से आप सभी को इनके 4 उदाहरण लिखने हैं। विद्यार्थियों
तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।